नाजरीन, प्रोग्राम कॉलम निगार के साथ मैं हूँ आज का मेज़बान खालिद चौधरी। आज बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन जो आज सबसे अहम टॉपिक है वो आज का एक बर्निंग टॉपिक है, लाहौर में भी क्या पाकिस्तान में भी। वो ऐसा टॉपिक है कि जिसमें जो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की आने वाली तारीख जो है, सियासी भी और दूसरी भी, अदलिया के हवाले से भी, सियासत और अदलिया के लिए वो बहुत अहम टॉपिक है। इन अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं अपने शुरका का तारुफ कराता जाऊँ। मेरे दाएं जानब जनाब अमजद सलीम मिनाज साहब हैं, किताबों से शगफ़ है और सियासत से एक वो इनका लगाव है और कॉलम निगार हैं। मेरे बाएं जानब मुनव्वर अंजुम एक सियासी एक्टिविस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, सियासत पे गहरी नज़र है। और इंतहाई बाएं जानब जनाब जाबर सईद बदर साहब, वैसे तो बुनियादी तौर पे उस्ताद हैं, नई नस्ल को शऊर देते हैं, सियासत का भी, सहाफ़त का भी, और ख़ुद एक अच्छे कॉलम निगार हैं। तो आज का प्रोग्राम जिस टॉपिक से शुरू करेंगे, आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से जब मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कैसेट का जिक्र किया था, जो एक ऑडियो और वीडियो कैसेट को मिला के पेश की गई थी, तो उस दिन से सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है। आज जज अरशद मलिक ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया है। अगर आप अरशद मलिक जो जज हैं, इनके कंडक्ट पे देखें तो मुझे तो एक बड़ा ड्यूबियस सा ये करैक्टर लगते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब मैंने जो फैसले किए हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक किए हैं, और उसी ज़मीर का सबूत ये है कि मैंने एक केस में बरी किया है, एक में सज़ा दी है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे धमकियां मिली, मुझे करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई, लेकिन मैं उस पर नहीं गया। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा करैक्टर जो मुस्लिम लीग का बरतानिया में ओहदेदार भी है, और वो जब भी अदालत पे केस होता था तो वो अक्सर नवाज शरीफ साहब के साथ आया करते थे। और वो करैक्टर ऐसा है जिसके बारे में जज साहब खुद तस्लीम करते हैं कि हाँ, उनका उससे पुराना ताल्लुक़ है। मेरा मतलब है नासिर भट्ट साहब से। और वो नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ केस दुरुस्त थे या गलत थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो माजी का पुलिस के हवाले से रिकॉर्ड है वो भी एक रिकॉर्ड है, और वो जज साहब को उसका भी पता था। ऐसे शख्स से उनका ताल्लुक़ रखना, और फिर इसमें यह भी है, एक इतला ये भी है कि वो जाती उम्रा में नवाज शरीफ के घर गए थे और जाके वहाँ उनसे मिले भी थे। वहाँ पे उनको पैसे की ऑफ़र भी हुई और धमकियाँ भी मिली। ये कैसा करैक्टर है कि जिसको इतना कुछ हो जाता है और वो अपने आला हुकाम को, आला ज़ाहिर है उसके आला हुकाम जो हैं वो किसी को उसके बारे में इत्तला भी नहीं देता। और फिर यहाँ तक है कि वो मुल्क से बाहर भी जाके उसने गालबन उम्रे पे या दुबई में उसने मुलाकातें भी की। यहाँ पे एक सवाल और उठेगा कि वो लोग जो मुकाबले का इम्तहान दे के आके सिविल जज लगते हैं, वो बेचारे सारी उम्र अपनी नौकरियाँ करके और वो रिटायर हो जाते हैं निचली कुछ ओहदों से। उनमें से बहुत कम होते हैं जो वो आला सतह पे आके जज बने। दूसरी तरफ वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज भी भर्ती होते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी होते रहे हैं। आखिर उनको भर्ती करने का, उनको अपॉइंट करने का तरीकाकार क्या था? ये ऐसे सारे सवालात हैं जिस पे हम बात करेंगे, और मैं बात का आगाज़ जनाब जाबर सईद बदर साहब आपसे करूँगा कि ये आखिर ये सब है क्या। ये मामला बड़ी दूर तक जाएगा, और इससे जो पाकिस्तान की जुडिशरी है इस पे मेरा ख्याल है कि स्टेट के कुछ अदारों पे भी सवालिया निशान जो है अब उठेंगे। काफ़ी जो रिलेट करते हुए अदारे हैं उन सब पे सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं, और उसमें वो एक पूरी पाइपलाइन है जिससे खबरें गुजर के जाती हैं या सिस्टम हमारा चलता है, उन सब पे सवालिया निशान बना है। मुनव्वर अंजुम साहब, ये इस वक्त जो एक सियासत में भूचाल आया हुआ है और उसमें अदलिया पे भी एक बहुत बड़ा एक निशान लग रहा है
इसको आप किस निगाह से देखते हैं और इसका क्या हल होना चाहिए कि जिससे वो जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ जाए, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया खालिद फैज़ साहब। असल में ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इसके पीछे कोई मामला ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदलिया पे सवालात तो उठते आए हैं। भुट्टो साहब के कत्ल का देख लें, उस पर भी कहा गया कि जी अदलिया जो है उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी। बेनज़ीर के मुकदमात में देख लें, बाद में पता चला कि जी हाँ जी हमने जो है ऐसे जो है गलत मुकदमात बनाए। सैफ रहमान ने और जस्टिस कयूम का जब मामला आया तो जस्टिस कयूम की भी वीडियो भी सामने आई और ये कहा गया कि जी आप उन पर असरदाज हुआ, वो सैफ साहब उन पर असरदाज हुए। सो बाद में उसी ने लेकिन वही कयूम तो बाद में अटॉर्नी जनरल भी बना दिए गए थे। बात यह है कि वो तो फिर ये सिलसिला चलता गया ना। अब मरियम नवाज ने जो कैसेट दी है उस कैसेट में अभी उन्होंने कहा मेरे पास और भी हैं। सो नहीं, लेकिन यहाँ पे मुनव्वर अंजुम साहब, पहले तो इस चीज़ को देखना होगा कि बजाय इसके कि इस वक्त हम उस पर कोई वर्डिक्ट दें कि वो वाकई एक जेन्युइन है, पहले उसका क्यों ना फ्रांजिक कराया जाए ताकि वाकई पता चले कि वो असली है या नकली है। अगर तो असली हो तो फिर जिनके हवाले से है उस पर अमल हो। अगर ये नकली साबित होती है, झूठी साबित होती है, तो फिर इस पे भी तो कोई अमल होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ एक बात सर मैं इस पे ऐड कर दूं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि फ्राजिक कराएंगे और फिर फ्राजिक कराने के मामले में फिरदौस आशिक अवान और उनकी हुकूमत बैक फुटेज पे चली गई। भाई उसमें कराने में क्या मसला, अगर वो सही नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ना कि आप बैक फुटेज पे चले जाए। अगर फ्राजिक कराने से बात क्लियर होती है तो अवाम को तो सही रास्ता दिखाएं, अवाम को सही रास्ता नहीं दिखा रहे। उस वक्त एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एक डिक्टेटोरियल जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का एक प्रैक्टिस हो रही थी, धड़ाधड़ हुकूमतों को गिराया जा रहा था। लेकिन ये सिलसिला कहीं रुका नहीं है जी। पाकिस्तान जो है वो एक मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक रियासत है। इसकी इतने शेड्स हैं कि अगर हमने इसे डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत ना चलाया तो ये जो कश्मकश आपको दिखाई दे रही है, ये तो इस तरह के तो वाकयात कई हैं, लेकिन ये एक रिवाज जो है इसे रोकना बड़ा जरूरी है। आने वाले टाइम में इस हवाले से इस वक्त जो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, आप क्या सियासी फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे सिस्टम को ही कोई खतरा लाक हो गया हो? जी इस पे अभी पिछले दिनों गुफ्तगू हुई है, ऐसी बातें भी हो रही हैं कि डायरेक्ट एक्शन ना हो जाए कहीं, और इनडायरेक्ट तो हो ही रहे हैं एक्शन, तो पता है काफ़ी अर्से से चल रहा है सिलसिला। डायरेक्ट एक्शन ना हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट होगी मुक़्तदर हलकों की। वो पीछे से अपना वो काम किए जा रहे हैं, जो जो उन्होंने करना होता है वो कर रहे हैं। लेकिन इससे ये एक चीज़ बात हुई है कि डिबेट बनी है, एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, डिबेट स्टार्ट हो गई है, नैरेटिव चेंज होगा। आपने देखा होगा मीडिया पे मुसलसल बात हो रही है, प्रेशर के बावजूद मीडिया के लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। लोगों में अवेयरनेस इस हवाले से बहुत पैदा हो गई है कि ये कौन लोग हैं और कौन फैसला करते हैं, कि लोगों को पता ही नहीं होता, कि हमें नहीं पता क्या हो गया रात में। आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या है जिस दिन ये टेप आई है उस दिन वो जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है फिरदौस अवान, उसने कहा हम इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन हुकूमत उससे बैकआउट क्यों कर गई है? वो पीएम की अपनी स्टेटमेंट आई है ना, पीएम ने ये कहा है कि वो क्यों इसलिए नहीं होना चाह रहे, वही जिन्होंने कहा ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। असल कहानी यही है पीछे कि उन्होंने कहा जी हम इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। हालांकि ये पॉलिटिकल इशू है देखा जाए तो, और जैसे वो ये पॉलिटिकल लोगों से मिले जज जाके, पॉलिटिकल इशू बन गया ना आपका। तो अब ये इसमें ये चीज आ जाती है कि नहीं, बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल से ज्यादा ये कानूनी और आईनी मसला है। वो तो है ना, लेकिन उसको पॉलिटिकल, उन्होंने कहा पीएम साहब ने कि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। तो उसमें चौधरी साहब आप देखें कि जुडिशरी को हम एक पिलर कहते हैं ना, जो 3 स्टेट के पिलर में से एक है, और वो जिस तरह से इस वक्त लड़ रहा है, मुझे आप ये बताएं कि इसका अंजाम ये हमें दिखाई दे रहा है, अंधों को भी दिखाई दे रहा है। दीवार पर लिखे हुए को पढ़ने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम कहते हैं कि इस पिलर को अगर आप डैमेज करेंगे या जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है,
ये कोई सेहतमंद नहीं है, कोई भी नहीं बचेगा। अनलेस अनटिल किसी को सजा ना हो जाए आप उसे मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब तक वो मुजरिम डिक्लेयर ना हो उसके कुछ मतलब हकूक है जिसको स्टेट को जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो लेकिन ये सेंसर का एक सबसे बड़ा नुकसान और भी होता है, जब हकायक अवाम के सामने नहीं जाते तो फिर उससे अफवाहें फैलती हैं। वो जो अफवाहें होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, उससे एक नेगेटिव तासर जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कि अरशद मलिक जो है इसके बारे में यकीनन अदलिया को ये सोचना चाहिए कि इसका वाकई फोरेंसिक ऑर्डर कराया जाए, और अगर ये वीडियो जाली निकली हो, जहाँ पे ये बनी हो, जिसने बनाई हो, उनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आपको इस बारे में क्या? ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये मामला उसकी रूट्स तक जाना चाहिए हमें, और गवर्नमेंट को जस्टिस स्टेट को काम करना चाहिए, ताकि जो खास तौर पे अदलिया पे जैसे क्रेडिबिलिटी पहले जैसे बता रहे हैं कि आपने जस्टिस मुनीर से हवाला दिया कि वो इन्हतात जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें इसको क्लियर करना चाहिए ताकि अवाम का अपने इदारों पर एतमाद कुछ तो बहाल हो ना। अगर ये बहाल एतमाद ख़त्म हो गया तो ये तो बहुत नुकसान होगा। जैसे बताया इन्होंने अफवाहें फैलती हैं, तो ये हमने मीडिया साइंसेज में पढ़ाते हैं कि जब अफवाहें फैलती हैं किसी माशरे में या किसी सोसाइटी में तो वो कितना डैमेज करती हैं आपके ओवरऑल सिस्टम को। तो इदारों के बारे में खासतौर पर अफवाहें जब फैलती हैं तो ये इतना जबरन, मुझे ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, उसको नोटिस जारी कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है। तो कोई सिविलाइज्ड माशरों में की इलामत ही नहीं है। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है जी जी। लेकिन चूंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है, नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अरशद मलिक की, उस पर तो खासी डिटेल गुफ्तगू हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि फोरेंसिक ऑर्डर ज़रूर होना चाहिए और अदलिया को भी अपने दरमियान में देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। रोज़ाना खबरें ने एक इंकशाफ किया है कि खेड़ा का गुलाबी सोना दुश्मन को 35 पैसे फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। भारत पाकिस्तानी नमक इसराइल को बेचकर सालाना 129 अरब डॉलर कमाने लगा। माजी की हुकूमतों ने 6 साल में भारत को 87,000 टन गुलाबी नमक बेचा। पाकिस्तान गुलाबी नमक फ़रोख्त करके एक साल में तमाम कर्जे उतार सकता है। पाकिस्तान गुलाबी नमक बेचकर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। मैं तो इस पे क्या कहूँगा, मैं इस पे आप ही से मुनव्वर साहब बात पूछता हूँ। बड़ी अच्छा टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि ये गुलाबी नमक, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का गुलाबी नमक में जो तसीर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और उसको पसंद किया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और भारत क्या वजह है कि वो हमारे से जब उसने एग्रीमेंट किया और जिस दौर में ये एग्रीमेंट हुआ वो दौर एक डिक्टेटर का दौर था। उस डिक्टेटर के दौर में ये एग्रीमेंट हो के उनको नमक जो है कोड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया। वो इस वक्त वहाँ जा रहा है। और किस डिक्टेटर के दौर में हुआ था? ये हुआ था इसके दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में। अच्छा, जो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो ये जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के बाद से ये वादा हुआ है पाकिस्तान और अच्छा नहीं, जो मेरे यहाँ पर उस मुआहदे में दोबारा इन्होंने उसके रेट चेंज किए, जो मैंने पढ़ा था उसमें तो ये था कि ज़िया-उल-हक के दौर में इस पे दोबारा से उन्होंने कोई एग्रीमेंट में कोई तरमीम की या क्या किया, हो सकता है कह रहे। लेकिन जो असल बात है कि क्या वो जो नमक वहाँ पे उसको वहाँ जो मशीनरी लगी है, जो उनकी अपनी डबल मशीनरी है, क्या हम तो रॉकेट बनाने के चक्कर में, हम तो जो है JF7 बनाने के चक्कर में हमने इतनी डेवलपमेंट की है, हमने इतना टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं, हथियार की टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं, क्या हम उस नमक को बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, क्या हम पाकिस्तान में वो मशीनरी नहीं बना सकते थे? क्या कामरा कम्प्लेक्स में अगर इतना कुछ बन रहा है, क्या उस नमक को बनाने में वो मशीनरी जो इस्तेमाल होती है वो क्या पाकिस्तान में? लेकिन हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। भारत ने इस पर तवज्जो दी और उसने वहाँ मशीनरी लगाई। वो मशीनरी क्या करती है कि वो नमक को उस यहाँ से बड़े बड़े वो कट पीस जाते हैं, वहाँ जाकर रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस
प्रोसेस होने के उसकी पैकिंग बनती है, पैकिंग बन के वो पूरी दुनिया में मैंने देखा था एक जगह पे वो $8 का मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, हालांकि वो मेड इन पाकिस्तान नमक है जो कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो वो पौंडों में और डॉलरों में बिक रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा ज़र मुदार पर जो डॉलर कमाए जा सकते हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमतों ने इस पर इतना तवज्जो नहीं दी। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वो मशीनरी जो इंडिया में लगी हुई है अगर वो पाकिस्तान में लग जाए तो एक सनती इंकलाब आ सकता है। और हमारी हुकूमतों को ये सोचना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को भी सोचना चाहिए, आने वाली हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि क्या कैसे मुमकिन है। वहाँ पे मैं देख रहा था कि एक जगह पढ़ रहा था कि भारत में सिर्फ एक जगह पर मशीनरी लगी हुई, भारत के हर सूबे में वो मशीनरी लगी हुई है और वहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट की खुली इजाज़त दी है कि नमक एक्सपोर्ट करें। अच्छा, ये बात इन्होंने रोजनामा अखबार ने जो खबरें ने जो कहा है कि ये सिर्फ वो इसराइल को बेचा जा रहा है, नहीं, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, ये यूरोप में जा रहा है, ये अमेरिका में जा रहा है और ये 129 अरब। आप इस पे क्या कहें? जी इसमें जैसे खबरें ने आज रिपोर्ट भी किया है, ये भारत जो है पाकिस्तानी नमक जिसे आप कह रहे हैं गुलाबी नमक जो है गुलाबी सोना, उसको बेच के 129 अरब डॉलर जो है वो कमा रहा है। तो जैसे आप बता रहे हैं पूरी दुनिया में नमक जा रहा है, तो अगर ये डाटा सही है कि 129 अरब डॉलर कमा रहा है इसराइल को बेच के, किसी को भी बेच के, तो इतना कमा रहा है तो उस पर जरा गौर करना चाहिए कि वो जो भी एग्रीमेंट है उसको देखें, उसकी कॉपी देखें कि उसमें क्या क्लॉजेज हैं, उसमें क्या अमेंड किया जा सकता है, क्या रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। आप जरूर बेचें, दुनिया को आपको नमक बेचना है, आप खुद भी बेच सकते हैं। क्या कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप भारत के अलावा अपना नमक इसमें नहीं बेच सकते? अगर हमने ऐसा कोई किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, मजबूरी है, अदरवाइज आप बेचें दुनिया को 129 अरब डॉलर का नमक, किसने रोका आपको बेचने से? तो नहीं, देखिए एक एग्रीमेंट में एक शिक है। सच्ची बात है कि मुनव्वर अंजुम साहब ने जितनी वजाहत से और तफसील से इसकी अहमियत बताई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो वैल्यू एडिशन असल में करती है, इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। ये अगर इसे हम मैं इसकी ये जो कुछ हमने ये सामने जो है इशू ये नहीं है, इशू वही है जो आपने उठाया, उसकी जो ये तो 70 साल से हो रहा है ना जी, और दुनिया के पता नहीं कितने कितने ममालिक में गया है हमारा नमक। लेकिन जो ताज़ा तरीन मिसाल है वो है बांग्लादेश की जी। बांग्लादेश अब नॉन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में उसका शुमार होता है, लेकिन उसकी जो एक्सपोर्ट है वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है जी, सिर्फ कॉटन की, यानी कि इसकी गारमेंट्स की। इसका मतलब ये है कि हमारे अगर एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन और छुपे और मंदरे आम पर जो हाकम है वो बराए करम मुल्क की ये जो रिसोर्सेज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके बेस को बढ़ाने पर अगर तवज्जो दें तो हमारा क्राइसिस जो है वो सालों में नहीं जी, महीनों में और दिनों में हल होता है। सलीम साहब एक बात मैं यहाँ पे आप तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ। एज ए नेशन कुछ हमारी आदत बन चुकी हुई है कि चीज़ों को एग्जरेट करना, बड़ा चढ़ा के पेश करना। हमने कोई पार्क बनाएंगे तो उसे कहेंगे ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। हम कुछ शहर में को बात करेंगे, जैसे कहा करते थे कि वो एक खादमे आला कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। गालबन वो पेरिस खुद तो उन्होंने देखा होगा, लेकिन उन्हें पता है आवाम ने कभी वो पेरिस देखा नहीं है, लिहाजा उन्हें पेरिस की बत्ती के पीछे लगा दिए। देखें, असल सूरत हाल ये है, बस मिक्स होती है। मसलन ये कि आपका क्या ख्याल है कि ये नमक सिर्फ पाकिस्तान में होता है? कुदरती नमक पाकिस्तान दुनिया में रिजर्वायर्ड ये जो नमक है ये तीसरे नंबर पे है दुनिया में। सबसे ज़्यादा यही नमक जो है जिसे हम गुलाबी नमक कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कनाडा में पाया जाता है। बहरहाल साहब एक बात मैं ऐड करूंगा नमक के हवाले से, ये बात नमक वहाँ कनाडा में जरूर है, बंदे को नमक टेस्ट की बात है यहाँ नहीं, ये बजाय इसके पे यहाँ पे इस बात पे अब मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाह सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। तो बात यह है कि बस बंदे को नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम ना हो। नमक का इतना ही तज़किरा जो है वो काफ़ी है। अगले टॉपिक पे आते हैं कि ये भी रोज़नामा खबरें का इंकशाफ है कि शहर की सड़कों पे खूबसूरत नौजवान लड़के जो हैं वो ख्वाजा सरा का रूप धार के भिखारी बन के जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। उस पर पंजाब हुकूमत ने
उनके भीख मांगने पे पाबंदी लगा दी है। जी अमजद जी, ये जो वजह तो जो बयान की गई है, लेकिन ये जो भीख मांगने का अमल है जी, ये पिछले 10-15 सालों में इतना शदीद हुआ है कि अब ये बाकायदा ट्रैफिक का और ज़िंदगी का मसला बनता जा रहा है जी, कि हादसात में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं तो ये तो खैर बात तो ये बिल्कुल ठीक है, इसके जो भी मसाइल तदारक, मुझे एक ना बात याद आ रही है जी इब्न इंशा मरहूम की। हम यकीन करें जो हमारी तालीमात हैं समाजी भी मजहबी भी, उसमें इस चीज़ को बहुत बुरा कहा गया है। उसके बावजूद ये सिर्फ इंतज़ामी सतह का मामला नहीं है जी, ये हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी इशू है कि हम इस तोहम परस्ती से निकलें। ज़ाबर ये बताओ, भीख मांगने पे पाबंदी लगाने से ये मसला हल हो जाएगा, जबकि बुनियादी इसकी वजह ये है भूख, बेरोज़गारी, और ये स्टेट का काम है कि अपने शहरियों को रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सवालिया निशान ये उठता है वो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए? जी बिल्कुल ऐसी बात ये है कि जैसे बताया ना, कलेक्टिवली हमें अपना चेंज करना चाहिए था, लेकिन असल बात ये जैसे आपने बताया कि इस पर साहिर लुधियानवी का मुझे शेर याद आ गया है कि मुफलिसी हिस्से लताफत में नहीं, इससे लताफत मिटा देती में को मिटा दे, भूख आदाब के सांचों में नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि देखें असल वजह जो है वो यही है, भूख है, मुफलिसी है, उसमें आपका जो अब मजीद जो आपको देखें आपकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अफरातज़र जिसे कहते हैं बढ़ रही है, तो बेचारे लोग भीख ही मांगेंगे। लेकिन हमारा जैसे पहले आपने जिक्र किया है कि कलेक्टिवली भीख मांगने का कल्चर जो है ना वो बनता जा रहा है, तो ये पाबंदी से कुछ नहीं होना। और आपने देखा होगा ये 10-12 साल से इतना ज़्यादा हो गया है, इधर हम गाड़ी रोकते हैं तो छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ, और ख़ास तौर पर जैसे उन्होंने कहा ख्वाजा सरा बने हुए अब तो, और वो क्रैकडाउन भी हुए हैं उस पर। वैसे तो मुनव्वर, ये जो जिस्म फरोशी है दुनिया का कदीम तरीन पेशा है, इसके बारे में क्या कहोगे? बात यह है कि जिस्म फरोशी तो खैर किसी सूरत में भी इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। प्रमोट की बात नहीं कर रहा मैं, तारीख की बात कर रहा हूं। और रही बात, पहले बात तो ये खालिद साहब देखना चाहिए, पाबंदी लगाना तो पहले भी कई बार लगी है, ये पहली दफ़ा नहीं लगी, पहली दफ़ा नहीं लगी, पहले भी लगी, लेकिन इस पे काबू नहीं पाया गया और अभी भी काबू नहीं पाया जाएगा। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो वाकई ज़रूरतमंद है जो उनके घर पे भूख है, जिनके घर में रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा और वो भीख मांगने पे मजबूर है। कुछ वो लोग हैं जो कि भीख मांगने के आदी हैं और वो जो प्रोफेशनल बन चुके हैं और उनका एक ग्रोह है, वो रात को जब इकट्ठे होते हैं और उन्होंने अपने एरिया तकसीम किए हुए हैं कि एक ये जगह पे तुमने बैठना है, मैंने उसमें बैठना है। रात को ये कलेक्टिव पैसे इकट्ठे करके वो फिर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और थाने तक पैसे जाते हैं, ऊपर तक पैसे जाते हैं। बात यह है कि क्या जो सही ज़रूरतमंद है वो और जो कि प्रोफेशनल है, एक तो हमें उसमें एक तकसीम करनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर हम तकसीम करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रोज़गार क्या मुहैया करने में हुकूमत काम कर रही है? मैं समझता हूँ नहीं कर रही। उसमें हमें काम करना चाहिए। हम उन लोगों को एक जगह पे उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करें, उनको तरीक़ाकार बताएं। भी आपने अगर आपको बच्चा है, अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसको एजुकेशन दें, उसको जो है उनकी आपकी जिम्मेदारी कि उसकी पढ़ाई का ख्याल रखें। अगर उससे बड़ा है तो उसको 18 साल का उसको जॉब मुहैया करें, उसको मजदूरी दे कुछ ना कुछ करने पे। अच्छा, यही बात जो आपने ये बात की जिम जो कि टाइम कम है, ख्वाजा सरा की बात की है, तो ये बात ठीक कही है खालिद साहब, और ये बिल्कुल खबरें अखबार ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि वो लोग इस आर में एक घरोना धंधा कर रहे हैं। हमें उस धंधे को बंद करना चाहिए था और पाबंदी लगाना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अल्टरनेट रोज़गार मुहैया करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि चेयरमैन FBR ने कहा है कि इजाफी GST के खिलाफ हड़ताल पर लाहौर और कराची के ताजर तकसीम हो गए हैं। ताजर बरादरी की तरफ से हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता। आप अमजद इस बारे में क्या कहेंगे चेयरमैन के? देखें जी, ये जो भी इकानमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाना, ये हम सब की ज़रूरत है, इस मुल्क की ज़रूरत है। हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये इशू है।
तो लेकिन उसमें ये है, ये हमें एक लंबे अरसे के लिए बराए करम चीज़ें एक के साथ दूसरी लिंक कर रही होती हैं, जुड़ी होती हैं। हमें अगर स्टेबिलिटी दरकार है तो इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम जो तबकात हैं, तमाम सेक्शन ऑफ, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो वर्किंग क्लास के लोग हों, ट्रेड यूनियन हो, ताजर हों, ये सारे इस मुल्क को चलाने के ज़िम्मेदार हैं। इन्हें जब आप ऑन बोर्ड लेते हैं तो हम एक विजन बनाने में कामयाब होते हैं, अगले 10 साल का, अगले 20 साल का। जब हमें यही नहीं पता कि आज से 6 माह बाद क्या होना है, 1 साल बाद क्या होना है, 2, यानी कि इंस्टेबिलिटी का ये आलम है किसी एक सेक्टर में नहीं दी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये हमारी समाजियात का है। आप ये जो टेक्सटाइल हमारी आल पाकिस्तान टेक्सटाइल ओनर की जो फेडरेशन है, उसका चेयरमैन या उसका बानी एप्टमा का, वो बेचारा रो पड़ा। यानी कि मेरा ख्याल था कि हमारे ये जो एंकर हैं, ये इन्होंने जिस तरह से सवाल उठाया, अब ये इसका जवाब नहीं दे सकता। तो वो एंकर कहने पर मजबूर हो गए कि ये तो इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए, उन्होंने प्रोग्राम को उसका रुख बदलना पड़ा। ये सारे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए किरदार हैं। हमारे यहाँ बिजनेसमैन से नफरत नहीं की जानी चाहिए, हमारे यहाँ पैसे वाले से नफरत नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक सूरत हाल को बेहतर और डेवलप करने का, डॉक्यूमेंट करने का सवाल है, तो ये सारे एक्टर्स को आपको लेकर एक बड़े विजन के साथ बड़े प्लान, लेकिन जब हम शॉर्टकट अख्तियार करते हुए कदम कदम पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी का मुजाहरा करते हैं स्टेट लेवल पर, तो फिर हम पर चढ़ दौड़ेगा IMF, हम जाने पर मजबूर होंगे, हम मांगने पर मजबूर होंगे। मैं ये चाहता हूं कि हमें एक लंबी प्लानिंग के लिए इन सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके स्टेप बाय स्टेप की अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये हम सब की ज़रूरत है। जाबर ये बताओ, लाहौर कराची में कल हड़ताल हो जाएगी? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगी हड़ताल, और कराची लाहौर में हड़ताल का कामयाबी का ये गवर्नमेंट को भी पता है कामयाब हो जाएगी। तो ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट आ रही हैं, उसमें हमने खुद भी देखा है कि तमाम ताजर बरादरी नाराज़ है। खासतौर पर मेन चीज़ जो है, अब ये अलग डिबेट है, वो सही नाराज़ है, गलत नाराज़ है, लेकिन ये है कि वो एक कलेक्टिवली मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएंगे मैसेज देने पे कि हमारा एक है। हम जी मुनव्वर, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। ताजर बरादरी नाराज़, सियासतदान नाराज़, सहाफ़ी नाराज़, मजदूर नाराज़, इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज़। मुल्क में बसने वाले कौन से लोग हैं जो इस हुकूमत से खुश हैं? हर बंदा तो नाराज़ है। तो ये कैसी हुकूमत आ गई है कि जो कि इनसे बंदे संभल ही नहीं रहे, हालात संभाल ही नहीं जा रहे। रही बात GST, तो मैं समझता हूँ कि टैक्स तो हर पाकिस्तानी को देना चाहिए। अब रही बात जो इस वक्त ताजर बरादरी, जिसे हम दुकानदार तबका कहते हैं, जो इस वक्त शटर डाउन करने वाले हैं, जो कल हड़ताल कर रहे हैं, कल आप शाम को देख लीजिएगा, जो TV कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल TV वाले कल वो आपको क्लिप दिखाएंगे जहां पे कुछ दुकानें खुली होंगी जो साफ के लोग होंगे। टाइम बहुत कम है। मैं आज जाने से पहले आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिक्र करूंगा जो 20 मार्च 1922 को अमृतसर में पैदा हुए, और वो वहाँ पे मैट्रिक किया। उन्होंने मैट्रिक करने के बाद अमृतसर के MA कॉलेज में वो दाखिल हुए, जहाँ पे डॉक्टर MD तासीर प्रिंसिपल थे और फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो इंग्लिश के लेक्चरार थे। उनकी सोबत में रह के वो पाकिस्तान जब बना तो वो पाकिस्तान आ गए, और यहाँ पे आके वो अदब और शायरी से उनका वो नाता जुड़ गया। तो 1954 में उन्होंने एक अपना फिल्मी अदारा बनाया, और उस फिल्मी अदारे से उन्होंने 2 ऐसी फिल्में थी, जिनमें से एक का नाम था करतार सिंह। वो जिस मौजू पे थी, वो पाकिस्तान इंडिया में 2 ही फिल्म बनी है। एक इंडिया में पिंजर बनी थी जो अमृता प्रीतम के नावल पे थी, दूसरी पाकिस्तान में ये करतार सिंह बनी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म 7 लाख बनाई। ये अपने वक्त की दोनों सुपर डुपर फिल्में थी। करतार सिंह यकीनन एक ऐसी फिल्म थी जो पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में शुमार होता है। इत्तेफाक ऐसा है कि वो 1-2-2.5 दहाइयों तक बीडन रोड के इलाके के नज़दीक वो रहते रहे थे, जहाँ पे ज़हीर कश्मीरी रहते थे, जहाँ साद हसन मंटो रहते थे, जहाँ मुस्तरसम साहब तारड़ रहते थे, जहाँ बाबा GA चिश्ती रहते थे, जहाँ अहमद राई रहते थे, जहाँ मुशीर कादरी रहते थे, जहाँ सबिया खानम रहती थी, जहाँ सिंगर सलीम रज़ा रहते थे। उस शख्सियत का नाम है
सैफुद्दीन सैफ, जिनका नौजवानी में एक वादा फिल्म का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, तू मुझे छोड़कर चली भी गई, मुद्दतों गो रही करीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तो इसी तरह उनके बहुत सी फिल्मों में उनके गाने भी हैं, जैसे एक गाना उन्होंने 7 लाख में दिया था, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिस पे परफॉर्म करते हुए नीलो जो थी वो सुपर स्टार बन गई। तो ये आज उनकी 26वीं बरसी है। वो आज ही के दिन 12 जुलाई 1993 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ था। तब वो माल टाउन रहते थे और माल टाउन कब्रिस्तान में वो दफन है। तो ऐसे लोग पाकिस्तान की तारीख से उठते चले गए हैं, लेकिन ऐसे अजीम लोगों को खराज तहसीन, मैं खराज अकीदत नहीं, खराज तहसीन, क्योंकि जो शायर होता है, एक फनकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो मरता कभी नहीं है, उसका फ़न जिंदा रहता है, इसलिए उसे खराज तहसीन पेश करना चाहिए, खराज अकीदत नहीं। तो आज सैफुद्दीन सैफ, मैं बचपन में 1-2 वहाँ पे एक डेरा होता था जहाँ पर कभी कभी वो सूफी तबस्सुम भी आया करते थे, एक आध दफ़ा हबीब जालब भी आए थे, तो मैंने उन्हें वहाँ पे देखा था। और गालबन वो करतार सिंह की फिल्म का एक गाना ऐसा है जो एक ज़माने में शायद अब भी हर उस घर में जहाँ पे शादी होती थी तो बहन गाया करती थी, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। तो आज सैफुद्दीन सैफ की बरसी है, तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और अगले 2 दिन जो है हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, नेक्स्ट मंडे जब आएंगे तो नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए दोस्तों के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज जिन अमूर पे गुफ्तगू की है, हो सकता है उनमें बाज़ लोगों के बारे में, उनके ख्यालात के बारे में किसी को इख्तलाफ होगा, किसी को उससे वो इत्तफाक करेगा, लेकिन जमहूरियत और आज़ादी तहरीर व तकरीर इसी का नाम है कि जो भी कहना चाहता है, जो उसके ख्यालात हैं, उसे सुना जाए, उसके साथ डायलाग किया जाए, मुनाजरा ना किया जाए। मुनाजरा जो है वो नफ़रत पैदा करता है, मुआशरों को तकसीम पैदा करता है, लेकिन जो डायलाग है उससे टॉलरेंस पैदा होती है, एक दूसरे का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।